कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। 57 की जंग में फिरंगी खिलाफ बुलंद जब किया था सभी ने आवाज। आजादी गुनाह है बताया गया था और हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। और सजा कुछ न पाई समंदर के पार। सेमीरामीज में फिर, सेमीरामीज उस जहाज का नाम था जिसमें फर्स्ट बैच ऑफ 200 फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ लाया गया था। सेमीरामीज में फिर होके वो सवार वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। अथाह समंदर पहुंचा जो जहाज, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज। नवाजा था माँ बाप ने भी दुआ से, कह कुछ न पाया वो बच्चों की माँ से। रवाना हुआ बेड़ियों में बंधा था, ना जाने क्या मुकद्दर में उसके लिखा था। बसाने चला अंडमा का वीराना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। कि वतन के परिस्तों ने चाथम, न खुशियां थी ना था कोई मातम। नारायण था पहला शहीद अंडमा का, निरंजन फजल हक बहादुर या भीमा। सभी ने वतन के लिए जिंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी। न पानी था ना था रहने का ठिकाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, अबरडीन में कितनों को मारा गया था। पुरी के महाराज भी आए यहाँ और आए वहाँ भी। मणिपुर से भी पहुंचे थे सेनानी, और सितम पर सितम जब बहुत बढ़ चला था, उसी वक्त शेर अली फांसी पे चढ़ा था। बड़ी मुश्किलों से मिला आबोदाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। ज़बां पर शिकायत न कोई गिला था, वतन पे था जिंदा वतन पे मिटा था। जो लाए गए थे यहाँ सन 58, उन्हीं खुशबुओं से बना ये मधुबन। सितम पर सितम जब बहुत बढ़ चला था, उसी ने बनाई भयानक सलूलर। शुरू फिर हुआ सिलसिला वो पुराना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। मेरे अंडमा का मुकद्दर बुरा था, ब्रिटिश गए तो जापानी खड़ा था। सनी जालिमों का बना था निवाला, खड़ा हम फ्रेगंज बन के शिवाला। 44 फना हो गए उस जगह पर, चलो हम नमन कर झुके उस जगह पर। बहुत ही भयानक था वो एक जमाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। चलो मिलके हम सब दुआ ये करें, चलो मिलके हम सब दुआ ये करें। मेरे अंडमा को किसी की नजर न लगे, मेरे अंडमा को किसी की नजर न लगे। स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अंदमानमध्ये जेवढे शहीद होते त्यांची संपूर्ण माहिती, फोटोग्राफ आणि त्यांचे इंटरव्ह्यू या 2 दालनामध्ये दिलेली आहे। ती सगळ्यांनी बघा, त्यासाठी अर्धा तास दिलेला आहे। नंतर आपण सगळे या ठिकाणी एकत्र येऊ। सेल्युलर जेल के प्रवेश द्वार पर बना प्रवेश स्मारक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह स्मारक उन क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष को सम्मान देता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए यहाँ अमानवीय यातनाएं सही थीं। स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और ऐतिहासिक विवरण अंकित हैं, जो आगंतुकों को उस कालखंड की कठिन परिस्थितियों की याद दिलाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है,
उसे यह स्मारक राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना से जोड़ देता है। सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्रांतिकारियों और राजनीतिक बंदियों को मुख्य भूमि से दूर किसी ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां से उनका संपर्क समाज से पूरी तरह कट जाए। इसी उद्देश्य से अंडमान द्वीप समूह को चुना गया। इस जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसकी वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। जेल को इस तरह बनाया गया था कि इसमें कुल 7 विंग थे, जो एक केंद्रीय टॉवर से निकलते थे। इस संरचना का उद्देश्य था कि कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखा जाए। प्रत्येक कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था, इसलिए इसे सेल्युलर जेल कहा गया। कुल लगभग 698 एकल कोठरियां बनाई गई थीं। यहाँ अनेक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया, जैसे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बारिंद्र कुमार घोष, सचिंद्रनाथ सन्याल, बाबा भान सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, पंडित राम रखखा। इन क्रांतिकारियों ने यहाँ रहते हुए भी देशभक्ति की भावना को जीवित रखा और स्वतंत्रता के सपने को नहीं छोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 1945 तक अंडमान द्वीप समूह पर जापान का कब्जा रहा। बाद में यह क्षेत्र पुनः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस जेल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और जनता के विरोध के कारण शेष भाग को संरक्षित रखा गया। सेल्युलर जेल के अंदर स्थित फांसी घर वह स्थान था जहां कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह भवन जेल परिसर के एक अलग हिस्से में बनाया गया था ताकि अन्य कैदी सीधे उस दृश्य को न देख सकें, लेकिन वातावरण में भय बना रहे। फांसी घर में एक साथ 3 कैदियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। लकड़ी के तख्ते और फंदे की विशेष संरचना बनाई गई थी, जिसके नीचे जमीन में एक गड्ढा रहता था। लीवर खींचते ही तख्ता नीचे गिरता और दंड प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। फांसी के बाद शवों को गुप्त रूप से ले जाकर अंतिम क्रिया कर दी जाती थी, ताकि किसी प्रकार का विरोध या आंदोलन न हो। आज यह फांसी घर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की पीड़ा और बलिदान का मौन साक्षी है। सेल्युलर जेल का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि से दूर रखकर कठोर दंड देना था। इस जेल में एक विशेष कार्यशाला स्थापित की गई थी, जहां कैदियों से अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य कार्य कराए जाते थे। कैदियों को नारियल से रस्सी बनाना, सरसों या नारियल से तेल निकालना, बढ़ीगिरी, लोहार का काम, कपड़ा बुनना तथा अन्य हस्तशिल्प कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। तेल निकालने के लिए उन्हें हाथ से चलने वाले भारी कोल्हू को घंटों घुमाना पड़ता था, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत कष्टदायक था। कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जैसे वीर सावरकर ने भी यहाँ अमानवीय यातनाएं और कठोर श्रम सहा। कार्यशाला का उद्देश्य केवल उत्पादन नहीं, बल्कि कैदियों का मनोबल तोड़ना भी था।
जेल की कार्यशाला में यदि कोई कैदी निर्धारित काम पूरा नहीं कर पाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। सबसे सामान्य सजा थी कोड़ों की मार। कई बार कैदियों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटा जाता था ताकि दूसरों में भय पैदा हो। इसके अलावा उन्हें भोजन में कटौती, अंधेरी कोठरी में बंद करना या लंबे समय तक हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर खड़ा रखना जैसी सजाएं दी जाती थीं। इन दंडों का उद्देश्य केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं, बल्कि कैदियों का मनोबल तोड़ना और उन्हें पूरी तरह शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर करना था। सेल्युलर जेल की निर्माण तकनीक उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और कड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। इस जेल की सबसे विशेष बात इसकी संरचना थी, जो एक केंद्रीय टॉवर से निकलती हुई 7 लंबी शाखाओं के रूप में बनाई गई थी। यह डिजाइन पहिए की तीलियों की तरह दिखाई देती थी। इस केंद्रीय टॉवर से पहरेदार सभी 7 विंग्स पर निगरानी रख सकते थे। इस प्रकार की योजना को रेडियल प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य था अधिकतम निगरानी और कैदियों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग रखना। जेल में कुल लगभग 698 एकल कोठरियां बनाई गई थीं। हर कोठरी लगभग 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी। प्रत्येक कोठरी में केवल एक छोटा सा रोशनदान ऊंचाई पर लगाया गया था, ताकि कैदी बाहर न देख सके और न ही अन्य कैदियों से संपर्क कर सके। दरवाजे मजबूत लोहे के बनाए गए थे, जिनमें मोटी सलाखें और भारी ताले लगे होते थे। विंग्स को इस प्रकार बनाया गया था कि वे एक दूसरे के सामने न आए, जिससे कैदी आपस में संकेत या संवाद न कर सकें। भवन को ऊंचा और मजबूत बनाया गया था ताकि समुद्री जलवायु और तूफानों का प्रभाव कम हो। जेल के निर्माण में ईंटों और चूनेगारे का उपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि निर्माण के लिए लाल ईंटें मुख्यतः बर्मा से मंगवाई गई थीं, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन वहां से सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इस प्रकार सेल्युलर जेल की निर्माण तकनीक केवल एक इमारत बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पूर्ण एकांत और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना था। आज भी इसकी संरचना उस समय की इंजीनियरिंग और औपनिवेशिक शासन की कठोर नीतियों का प्रमाण प्रस्तुत करती है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति, कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान। और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे
मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्